जी, ये आपके संबोधन में मैं बोल रहा हूँ, और आप जो गोंडा को जगा रहे हैं, हे गोंडा के राम जगो, हे गोंडा के राम जगो, राम भदावर जगाने आया है और दो धर्मों का धर्म बलिदान बताने आया है। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे अजय भैया ने कहा था कि अमर बलिदानी महाराजा देवभक्त सिंह जी की स्मृति को प्रणाम करेंगे हम, उनके लिए राम 4-6 पंक्तियां लिख लेना। फिर चंदन ने भी मुझे फोन किया, सारा इतिहास लिटरेचर महाराज का भेजा कि राम इस पर कुछ लिख लेना, ताकि कम से कम उनके स्मृति में कार्यक्रम में तो उसको रेखांकित कर पाए। मैं क्षमा भी नहीं मांगूंगा, और एक बात पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि मैंने एक भी पंक्ति नहीं लिखी, क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व को 4 पंक्तियों में लिखकर केवल फॉर्मेलिटी की जा सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक प्रॉमिस, एक वादा जरूर कर सकता हूं कि अगली बार जब भी गोंडा आना होगा, निवेदन है, अगर मां शारदा कृपा करेगी, मेरे कंठ को, मेरी कलम को आधार बनाएगी, तो पूरा चरित्र खंड काव्य या प्रबंध काव्य के रूप में बना के ले आऊंगा। इसके ज्यादा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आज बात जौहर की है। इस नगर में भी जौहर देखा। पिछले कुछ दशकों पहले, अभी 8-10 साल पहले फिल्म बनी, और वो पद्मावती वाला पूरा प्रकरण हुआ, आप सबको पता है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो माता पद्मावती की पटकथा से परिचित हैं? एक बार हाथ उठा दें, बस इतने पर्याप्त है। रावण रतन सिंह को छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़, गोला और बादल बलिदान हो गए। काव्य पाठ प्रारंभ करूं उससे पूर्व कहना चाहता हूं, विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदल लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में चलकर बलिदान होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद करती है। जिंदाबाद, सत्य वचन, वाह। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, सुनिएगा पूरी कविता। घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ थरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले। वाह, कहां चले गए माइक वाले भैया? आओ दौड़ के आओ। मैं राजा, वो राजा छुड़ा ले गए, उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बरछी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। तो बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो, तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोलो सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। शही सैनिक बड़े, सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था सन्मुख, उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो, हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे, तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना, पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ
और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई। हमें पढ़ाया गया 10वीं 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की हिस्ट्री में मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉनसेंस और कुछ नहीं हो सकता। जो वहां रेत के टीलों से गधे पर बैठकर आए थे उन्होंने यहां पर आकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। सही बात। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है मैं बताता हूं। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई। हाँ पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई। प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला पेद लेने वाली वह नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया से। बिल्कुल सही बात। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले, हुक्म। किले के बाहर काले खन छाए। खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ आए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबरिए रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी। आय हाय आय हाय। इतिहासों में एक प्रश्न चिन्ह उठा कि पूरे किले को कैद कर लिया और जब दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। मैंने उनसे कहा कि महान मूखों, चमन चौपतियों, मंच पर खड़ा हूं, मंच की मर्यादा है इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना मैं कहना तो वही चाहता हूं जो आप समझ रहे हैं। बोले कि किले में कैद कर दिया, जब दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाकर ला सकती है, पर 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी और कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मान में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं। बिल्कुल सही। वाह 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 वाह। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। एवरीथिंग फेयर, लव एंड वॉर। हमने युद्ध के भी नियम बनाए और प्रेम के भी। इधर शंख बजा, इधर युद्ध चालू, इधर शंख बजा, इधर युद्ध समाप्त। हमने किसी के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा और उसने ठुकरा दिया तो हमने सहर्ष स्वीकार किया, उसके मुंह पर तेजाब नहीं दे मारा। एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर। ताली बजाओ, मैंने अच्छी बात कही। वाह। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। क्या था? जब मैं ऐसी कविता ये विचार कहता हूं तो लोग मुंह देखते हैं। मैं उनसे कहता हूं मुंह मत देखो, लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। ताली, जोरदार ताली। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा यह डर रोक रहा था। बिल्कुल सही। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यही सोचते थे रावण की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उन सब में ज्यादातर है भारत के रहने वाले। भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध तले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। वाह वाह वाह। सभा में मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावण, देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। है सच्चा सूरवीर वो ही जो मारे या मरता है। कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटाकर आए, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराए, चलो बता दे उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। जय बाबा बाबा। 7 लाख से कुछ हजार। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, एक एक पंक्ति राम भदावर की इस कविता की रोंगटे खड़ी करती है। इस जिन्होंने दम पर इतिहास टकराते हैं। आज पुकारा, इन पंक्तियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ले। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, बोले मंदिर तोड़ देंगे, तुम्हारा टेटुआ नहीं दबा देंगे। आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है। आज कृपा मां काल की क्या अद्भुत माया है। आज देवगढ़ हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आँच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। जय हो, जय हो जय हो।